मोशन बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारा चीज देखते हैं अपने जीवन में। ठीक है, बहुत सारा चीज देखते हैं, जैसे कि बर्ड को फ्लाई करते हुए, फिश को स्विम करते हुए, ब्लड फ्लो करता है हमारे आर्टरीज और वेन्स में, और साथ ही साथ कार मूव करता है। एटम, मॉलिक्यूल्स और प्लैनेट्स एंड स्टार जो गैलेक्सी है, ये भी मोशन में आते हैं। यहाँ तक कि हम जानते हैं, परसीव करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब आता है जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के अनुसार। टाइम के अनुसार जब पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, और मोशन में जब हम बात करते हैं, हाउएवर, ऐसा कंडीशन होता है जो इसके बराबर में हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्यों है? क्योंकि वो देख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे कि देखो, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कि एयर जो है वो मोशन में है। कैसे मोशन में है? कि जब भी हम देख सकते हैं ना कि वो प्लांट में अगर लिप्स मूव कर रहा है या डस्ट मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एयर भी जो है वो भी मोशन में है। ठीक है, क्या कॉजेस होता है? व्हाट कॉजेस द फेनोमेना ऑफ राइजिंग, ओके, सनराइज, सनसेट एंड चेंज इन द सीजन? क्या होता है बताओ? सन उगता है, सन डूबता है, या फिर मौसम चेंज होता है, किस कारण से होता है? तो मोशन ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कह सकते हैं ये भी बात सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना भी अर्थ का मूवमेंट होता है ये डायरेक्टली रिसीव करता है किसके चलते? मोशन ऑफ द अर्थ के चलते। मोशन ऑफ अर्थ के चलते ही हमें ये सारा मूवमेंट होता है। जैसे कि चेंज होता है मौसम में, और साथ ही साथ सीजन में चेंजेस आता है, सनसेट होता है, सन राइज होता है, इसके चलते होता है। ऑब्जेक्ट जो भी अपियर होता है हम लोग को, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट अपियर होता है मूविंग करता हुआ, जब पर्सन, तो कंपेयर क्या करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट अपियर करता है, मूव करता है एक पर्सन को, वो तो दूसरा क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। तब यानी दो आदमी हैं, अगर एक आदमी मूवमेंट कर रहा है ना, तो दूसरा स्टेशनरी है, तब जाके हम बोलते हैं कि ये मूवमेंट कर रहा है, कि एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। वहीं पे हम देख सकते हैं कि कोई पैसेंजर, अगर एग्जाम्पल पे ले रहे हैं, पैसेंजर अगर बस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और रोड साइड में अगर ट्रीज है, अगर वो पीछे की तरफ जाता हुआ लगेगा तो बोलेंगे क्या? कि वो मोशन में है। वहीं पर अगर एक आदमी है, वो अगर रोड साइड में खड़ा है, ठीक है, उसके अगल बगल बस जो जा रहा है, तो कहेंगे बस जो है वो क्या है? मूव कर रहा है। और साथ ही साथ उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है, और उसी में बगल में और कोई भी बैठा है, तो क्या लगेगा? कि आदमी वहां पर रेस्ट में है। तो क्या कह सकते हैं, कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या बताएगा कि हमारे मोशन में? तो क्या है कि हम लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। मोशन में मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाता है। बहुत सारा मोशन ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर कोई मोशन में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मोशन है। जैसे कि मोशन भी है ना, एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है इसका, समझ रहे ना? ये अगर देखो यहाँ पे कि मोशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, कुछ जाता है सर्कुलर पाथ में, कुछ तो बस रोटेट करता है, और कुछ तो है वाइब्रेट करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसमें इन्वॉल्व करता है ये सारा कुछ। कभी कभी सब मिलकर दोनों काम करता है, रोटेट भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, ऐसे होते रहता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मोशन के बारे में, जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे, हम लोग ये स्टडी करेंगे कि वो एक्सप्रेस करेंगे मोशन को सिंपल इक्वेशन में और ग्राफ में। और बाद में हम लोग बताएंगे, लेटर ऑन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सर्कुलर, यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वॉल है आपका, क्लासरूम का आपका दीवार है, तो मोशन में है क्या? तो आप जाहिर सी बात है मैक्सिमम का आंसर होगा ये नो। मैक्सिमम लोग का आंसर क्या होगा? तो नो। ठीक है, नो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन अगर हम बोले कि अगर आप मून पे हो, कहां पे हो? मून पे हो, और तब अगर अर्थ पे देखोगे, तो क्या आपका क्लासरूम मूव करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? दिखाई देगा। तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस।
क्या हो जाएगा? यस। क्यों हो जाएगा है? क्योंकि आपने ये चीज एक पॉइंट से रेफर करेगा। वहीं पे दूसरा एक्टिविटी है जिसमें बोला गया है कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन विच यू आर सिटिंग आर स्टिल अपीयर टू बी मूव व्हेल यू आर एट द रेस्ट। ऐसा कभी होता है जब आप ट्रेन में बैठे हो और आपको लग रहा है कि जैसे कि वो चल रहा है? ऐसे कब होता है? जब बगल वाला ट्रेन मूव करता है और आप उसकी तरफ देखते तो लगता है कि अपना ट्रेन आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? बताना जरा क्लास में, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी देखिए, कुछ सोचिए ध्यान से कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग, ठीक है, मोशन जो देखते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और ऐसा खतरनाक मोशन जो होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे पानी के फ्लड का रिवर, फ्लडेड रिवर यानी पानी का ओवरफ्लो हो जाता है तो पूरा गांव शहर में घुस जाता है। हरिकेन आता है यानी कि बाउंडर बोल सकते हैं, और सुनामी आता है। ये सब मोशन बहुत खतरनाक हो जाता है जिसका चलते बहुत सारा चीज नुकसान होता है। जबकि वहीं पर कुछ ऐसे भी मोशन होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको आप मानवता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यानी बाढ़ आ रहा था, बाढ़ का पानी को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया और उसको पावर, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर दिया। आप भी ऐसा कुछ फील करते हैं कि जरूरत पड़ेगा? डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी एंड इरेडिकेट मोशन फॉर सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल? कुछ ऐसा ही मोशन बताइए जिसमें आप जानते हो। आइए अपने दोस्तों में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, कि कुछ ऐसा मोशन जिसमें बहुत ही खतरनाक होता है लेता है और उसको आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल करके, क्या हो सकता है देखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को अगर बताना चाहते हैं, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपकी बुक में कि आपको पूछ दिया जाए कि बताओ कि आपका स्कूल कहाँ है, तो कोई भी आदमी या आपका स्कूल से आपका घर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि मेरा गांव जो है वो 2 किलोमीटर दूर है स्टेशन की तरफ से, या स्कूल है, ठीक है, स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। यानी आपका स्कूल जो गांव में है वो 2 किलोमीटर पूरब जो भी है उत्तर की तरफ है रेलवे स्टेशन से। आखिर आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ा? आखिर आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ गया कि आपका स्कूल मान लेते हैं पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, जिस भी डायरेक्शन में है या कहीं भी है, तो आपको ये बताना, ये चीज को स्पेसिफाई क्यों करना पड़ा? जैसे कोई आपका दोस्त ही पूछ दे कि यार बताओ आपको, हम रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे और रेलवे स्टेशन से तुम्हारा स्कूल कितना दूर पड़ेगा, तो आपको एक फिक्स पॉइंट बताना पड़ा ना। यही फिक्स पॉइंट जहां से आप स्टार्ट करोगे उधर जाने के लिए, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आप अपने यात्रा को स्टार्ट करते हैं, उसी को, यहां से मोशन स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, ये रेफरेंस पॉइंट चूज करने के लिए उसको आपको जैसा आराम पड़े, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसा आप चुनते हो, जाहिर सी बात है। अब कोई बोलेगा कि नहीं मेरा घर जो है ना चर्च के पास है, कोई बोलेगा मेरा घर जो है ना हाईवे के पास है, कोई बोलेगा मेरा घर जो है किसी लोकेशन के पास है, इस लोकेशन के पास है, उस लोकेशन के पास है। इसीलिए कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी पोजीशन जो है, इसीलिए कोई भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक ओरिजिन चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन कहते हैं। इसी को स्पेसिफाई करते हैं रेफरेंस पॉइंट को, जहां से आप स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट जिसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि मोशन जब अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि एक लड़का है या एक कोई आदमी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट ए बी और सी पोजीशन पे है। पहले वो क्या करता है, पहले वो सी और बी से होते हुए ए के पास पहुंचता है, और सेम हुए वहां से बी से फिर सी के पास आके रुकता है।
तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो पहले यहां से स्टार्ट होके वो ए के पास जाता है, यानी टोटल 60 किलोमीटर, ठीक है। और 60 के बाद फिर यहां से वापस आता है बी पर। तो बी का मान लेते हैं यहां से यहां तक बी, अब बी के बाद तो बी तक आया तो 60 से बी तक आया तो 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर प्लस सी तक जब गया तो कितना हो जाएगा, और 10 किलोमीटर जोड़ लो तो ये हो जाएगा टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको टोटल पाथ जो कवर हो 95 किलोमीटर हो। तो ये जो है डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसका बाय द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस कवर किया। इसी को डिस्क्राइब करते हुए अगर हम कहते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्टेंस को, स्पेसिफाई कर रहे हैं तो नंबर से, तो अगर नंबर से जो भी डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम बताया कि जब ये यहाँ से ऑब्जेक्ट जब मूव करके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके जाके वापस से इधर सी तक पहुंच रहा है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक गया तो पहले 60 लगा, और 60 के बाद फिर से ये मूवमेंट करके वापस 35 पे आया, तो 60 माइनस 35 कितना हो गया 25। तो यहाँ तक 25 हुआ, फिर यहाँ से 25 से फिर और 35 से फिर 25 पे गया, यानी 10 हो गया। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ तक 25 आया, फिर 25 में फिर 5, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 35, ठीक है, ये हो जाएगा 65 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम कह रहे थे, ओके, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे कोई क्वांटिटीज होता है ना जिसको डिस्क्राइब करना होता है उसका लेंथ को, तो हम ये क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी नंबर का वैल्यू जो भी आता है उसको उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ 95 किलोमीटर क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किलोमीटर क्या है, इसका यूनिट हो गया, ये किलोमीटर क्या हुआ इसका, ये यूनिट हो गया, ठीक है। इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ, देखिए ये डिस्टरबेंस क्यों होने लगा। तो यहाँ पे यानी जो वैल्यू मैंने बताया यहाँ पे, ये वैल्यू जो होगा क्या होगा, ये स्पेसिफाई करेगा उसका कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। यानी आपसे क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा जो भी वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है उसको बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उसका वैल्यू, ठीक है। यहीं पे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक यहाँ पे फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ, यानी फाइनल पोजीशन सी से लेके इनिशियल पोजीशन ओ तक आपको इसका डिस्टेंस बताना है कितना होगा। तो जब भी हम बताएंगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाएगा, और ये सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट और बिटवीन एनी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट मेजर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, तो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्वल। सवाल यहाँ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या इक्वल हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा ऑब्जेक्ट का। तो कंसीडर कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है ए से ओ तक, और ये ही आगे जाके 60 किलोमीटर आगे जाता है, फिर वहां से वो बी पर आता है, और बी पर आके फिर जितना डिस्टेंस कवर करता है ये दोनों को ऐड करते हैं, बी के पास आने के बाद तो ये दोनों बी के पास आए तो 85 किलोमीटर हुआ। जबकि हम ये जानते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 35 किलोमीटर होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, गया यहां तक, फिर वापस बी के पास आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, ए के पास गया, वापस ये यहाँ पे पहुंचा,
तो यहां से यहां तक हम जो गिरा तो इसको 60 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर यहां से यहां तक जब ये गया तो ये 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 25 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। और ये टोटल मिला देंगे हम लोग, इससे ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दूरी जो हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं जाएगा इस पे क्योंकि एक लैपटॉप है, ठीक है, माउस से लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा डिस्टेंस, ओके, ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्लियर। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा होगा, तो यहां से गया और वापस यहां तक पहुंचा। ये सेकंड डायग्राम बनाया ना मैंने, ये मोटा डबल लाइन वाला, ये डायग्राम जो हो जाएगा ये डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको सबको। चलिए, यानी हम सीधे सीधे कंक्लूजन पे आ गए हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। क्लियर यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट जाके वापस आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो और लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। एक ओवरलुक कर लीजिएगा, 1 मीटर स्केल लेना है और अपने बास्केटबॉल बॉल में जाइएगा, वहां पे एक लेंथ होगा उसको नापना है, ठीक है। और लेंथ नाप के बताइएगा, जैसे कोट है उसका ऑपोजिट कॉर्नर का साइड को मेजर कीजिएगा, तो वहां आप देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और वहीं पे देखिएगा, नोटिस कीजिएगा दोनों केस में, पहला क्या लिए, आपने मीटर टेप लिया और उसके बाद वहां से वॉक किए, कॉर्नर कॉर्नर वॉक करके गए बास्केटबॉल कॉर्नर पे और ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंच गए, तो बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। यानी आपके पास कोट है, अपने पास ऐसा कोट होगा, तो अच्छा डायग्राम बनाते हैं फिगर से, ठीक है। और इस कोट में आप क्या किया, आप कोना कोना यहां से गए, ओके, यहां से गए आप और इधर तक पहुंच गए, तो ये जो हो गया ना मेरे पास, ये जो ग्रीन वाला था इसको, ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये ब्लू कलर से जो बनाएंगे यहां से लेके यहां तक का दूरी, यही हमारा शॉर्टेस्ट दूरी है और यही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये हो गया क्लियर आपको। अब है एक और चीज लेते हैं, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया है जिसमें बोला गया कि एक ऑटोमोबाइल है जिसमें फिट किया जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे इसको बोला जाता है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या होता है, ये वो डिवाइस होता है जो डिस्टेंस बताता है, क्या बताता है कि कितना दूर गाड़ी चला है, ठीक है। और उसने बताया कि ये गाड़ी जो है भुवनेश्वर से दिल्ली तक गया तो ओडोमीटर में इनिशियल रीडिंग बताया था 1850 किलोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस बताया कि फाइनल और इनिशियल बीच का डिफरेंस बताती है यही। अब बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में, रोड से देख के, मैप में देख के बताना है आपको, ठीक है। यानी मैप खोल के देख के बताइएगा कि उसका बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इतना तो गाड़ी से गया, ओडोमीटर से गया, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया और इससे कम ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम अब समझो कि तुमको जाना है यहाँ से, मान लो कि दिल्ली यहाँ हो, हम अंदाजा लगाते हैं, तो तुम इतना दूर जो घूम के गए हो तो इसमें तो टाइम लगा ना जी। इसीलिए अब यहाँ डिस्टेंस जो होगा, ये मेरा येलो वाला लाइट होगा, एकदम रुको बताते हैं, ये वाला होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पॉइंट से जाके इस पॉइंट तक पहुंच गए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है आपको। आज के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो
जो भी करना मन करा, जो क्या बोलते हैं, लाइक जो भी करना है कर लेना, ठीक है। और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगना ही मुझे जरूरी है।